तो देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी है। पहली बात तो हमें देखना है एक समान विद्युत क्षेत्र, फिर उसमें एक द्विध्रुव है और फिर उसका बल आघूर्ण है। ये तीन चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये एक समान विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है। सबसे पहले हम देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है। तो देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है, जब आपको अगर याद हो तो मैंने जब आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं समझाई थी, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को वापस खोल के देखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताई थी, उसमें मैंने बताया था अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं समान हो, समदूरस्थ हो, समांतर हो, एक ही दिशा में हो, तो उनके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। ये बताया था मैंने आपको कि अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं समान हो, समांतर हो और समदूरस्थ हो, तो उनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है चारों तरफ वो एक समान होगा। यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ है वो यही होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं एक समान विद्युत क्षेत्र को, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले चित्र आपको बड़े रूप में समझा रहा हूँ, उस चित्र को आप नोट कर लेना, फिर इसको इरेज करके चित्र को तो मैं छोटा बना दूंगा यहाँ साइड में, और आपको क्या करना है फिर डेरिवेशन समझना है। तो पहले चित्र समझा रहा हूँ बड़े रूप में। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं मैं इस प्रकार से समांतर रेखाएं बना सकता हूँ जो एक दूसरे से समदूरस्थ भी है। ठीक है, ये तो बात हो गई एक समान विद्युत क्षेत्र की। अब देखते हैं द्विध्रुव। अब इसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, एक माइनस क्यू चार्ज लिया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया, माइनस क्यू को प्लस क्यू से मिलाया, और ये जो दूरी आप जानते हैं बहुत छोटी होती है, वही पूरी स्थिति है वापस। इसका मध्य बिंदु O होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A होगी, और पूरी दूरी 2A होगी। ये हमने बना दिया एक द्विध्रुव। अब इस पे बात करेंगे बल आघूर्ण की। किसकी बात करेंगे? बल आघूर्ण की। अब आघूर्ण आप समझते हैं, बल आघूर्ण क्या होता है? घूर्णन करते समय हमने 11th क्लास में बल आघूर्ण टॉर्क पढ़ा था। बल आघूर्ण जिसे हम कहते हैं दर्शाते थे टाउ से। ठीक है, तो ये वही टाउ है, टॉर्क है। कब ये बल कब हम प्राप्त करते थे? जब कोई वस्तु घूर्णन अवस्था में होती थी या घूर्णन करती थी, तब हम क्या करते थे? इसका टॉर्क ज्ञात करते थे। ठीक है, घूर्णन दोनों प्रकार के होते थे। स्थानांतरण वाला भी होता था, मतलब वस्तु घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, जैसे चलता हुआ टायर। ठीक है, कि वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, तो उसमें स्थानांतरण होता था। और एक जो आघूर्ण होता था वो एक ही जगह पे रख के घूम रही है कोई चीज, एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूम रही है। ठीक है, तो उस एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूमती थी कोई चीज, जैसे झूला होता है वो जिसमें बच्चे चारों तरफ यूं बैठे रहते हैं, वो एक ही जगह फिक्स होता है और चारों तरफ घूमता रहता है। तो उस प्रकार का आघूर्ण भी होता था, निश्चित आघूर्ण, या एक नियत स्थान पे होता था। तो आज हम बात करेंगे बल आघूर्ण इस डाइपोल पे या इस विद्युत द्विध्रुव पे, किसके अंदर? एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको समझने से पहले कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे आएगा कैसे। ठीक है, तो देखो, कोई भी आवेश हो यदि विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर जो बल लगता है, कोई भी आवेश, ध्यान से सुनना इस बात को, कोई भी आवेश अगर किसी विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा? F बराबर QE। ये कहीं ना कहीं मैंने विद्युत क्षेत्र में भी आपको हल्का सा इसका आइडिया दिया था, अभी इसको डिटेल में देख लो आप। मान लो ये विद्युत क्षेत्र है E, इसमें एक आवेश रखा है Q, प्लस का या माइनस का, हमें तो परिमाण से मतलब है। तो इस पे लगने वाला बल इस विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या होगा? F बराबर QE होगा। तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, या पहले डायग्राम समझा दूंगा उसके बाद मैं भी लिखवा दूंगा इस पॉइंट को। तो कोई भी आवेश यदि विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है भाई? F बराबर QE होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए, यदि मान लो जो Q है वो अगर मान लीजिए, मतलब F की दिशा में इलेक्ट्रिक जो बल है, सॉरी, जो F है, जो F है वो E की ही दिशा में है। अगर बल जो लग रहा है वो E की दिशा में होगा या E की विपरीत दिशा में होगा। अब अगर मान लो Q जो जिस पे बल लग रहा था, Q अगर वो प्लस का है, अगर Q प्लस का है तो F व E की दिशा
समान होगी, एफ व ई की दिशा क्या होगी, समान। मतलब ये कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाओं के द्वारा दर्शाया, इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, इस पे जो बल लगेगा इस प्लस क्यू चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वह कितना होगा, इसका परिमाण इनटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ बराबर क्यू ई। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि एफ ये जो बल लग रहा है इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि बल तो एक सदिश राशि है, मोड जो उसका परिमाण है उससे वो तो आप क्यू इंटू ई से ज्ञात कर लोगे, पर दिशा क्या होगी उसकी, तो देखो दिशा जो होती है वो डिपेंड करती है कि चार्ज किस प्रकृति का है। अगर चार्ज प्लस का क्यू है तो इस एफ की दिशा वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है तो एफ भी इसी दिशा में होगा। परंतु यदि क्यू माइनस का है, चार्ज माइनस का है, तो एफ व ई की जो दिशा होगी वह क्या होगी, दिशा विपरीत होगी। क्या होगी, विपरीत। आप टेंशन मत लीजिए, इन सभी पॉइंट्स को अभी मैं दोबारा समझा दूंगा, पर इस डायग्राम को बनाने के लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझना जरूरी है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। फिर इन चीज़ों को मैं पॉइंट वाइज भी लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो 2 लेक्चर सेपरेट कर देंगे इसका, आधा एक वीडियो में आधा इस वीडियो में, पर टॉपिक हम डिटेल में समझेंगे, पूरा समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्यू व एफ, अच्छा प्लस क्यू होगा तो इस एफ की जो दिशा होगी जो इस पर लगेगा क्या कितना होगा, क्यू इंटू ई। क्यू मतलब इस आवेश का परिमाण और ई मतलब जिस विद्युत क्षेत्र में वो आवेश रखा हुआ है। अच्छा, अगर Q माइनस होगा तो F की दिशा क्या होगी, E के विपरीत होगी, ये तो पहली बात हो गई। अब ये बात आती है इसमें कि अगर मान लीजिए कोई भी द्विध्रुव है, कोई भी द्विध्रुव है, अगर वो द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर कुल बल शून्य होगा। समझ में आ रही है बात? अगर कोई द्विध्रुव है और वह एक समान विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर कुल बल क्या होगा, शून्य। चलिए पहले इसको देखते हैं। अब जैसे मान लो मैंने ये द्विध्रुव रखा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एरो से पता लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरफ है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लस क्यू है इस पे लगने वाला बल किस दिशा में होगा, क्योंकि प्लस है और मैंने बताया अगर Q प्लस का होता है तो F व E की दिशा समान होती है, तो F इसमें इस दिशा पे लगेगा। मान लो ये A नंबर वाला है, ये B नंबर वाला है, तो F B की दिशा तो ये होगी। और A नंबर पे जो चार्ज रखा है माइनस Q, वह क्या होता है, अगर Q माइनस है तो F व E की दिशा विपरीत होगी। तो अगर E इस तरफ है तो माइनस पे लगने वाला F इस दिशा में होगा, तो मैं कह सकता हूं कि F A की दिशा ये होगी। समझ में आ गई क्या बात? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। F B उस तरफ होगा और F A कहाँ होगा, इस तरफ होगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अच्छा अगर F A और F B विपरीत दिशा में है तो इनकी देखो एफ ए ये रहा इस दिशा में, एफ बी ये रहा इस दिशा में, ठीक है। तो अब इस पूरे सिस्टम पे पहली बात तो एफ कुल बल कितना लग रहा है, कुल बल कितना लगेगा, तो देखो अगर मैं इस पे एफ निकालना चाहता हूं तो मैंने फॉर्मूला बताया एफ बराबर क्यू ई। आपको पता है डाइपोल जो होता है उसमें दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है, तो एफ बराबर क्यू ई मतलब Q तो क्या होगा इसका परिमाण और E क्या होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने कौन सा लिया है, एक समान, तो F बराबर QE जो आएगा, इस तरफ जो F होगा वह भी क्या होगा QE, क्योंकि इसका परिमाण वही होगा जो इसका होगा, तो परिमाण तो मैंने Q ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ समान है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा। तो कहीं ना कहीं A और B पे जो बल लग रहा है वो समान है तथा विपरीत दिशा में है। F A व B पे जो बल लग रहा है वह समान भी है। एफ ए किसके समान है, एफ बी के, ये एफ ए ये एफ बी। ए नंबर पे जो चार्ज रखा है उस पे जो बल लग रहा है वह किसके बराबर है, बी नंबर पे लगने वाले बल के, और एफ ए एफ बी के बराबर है और विपरीत है। मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं एफ ए जो है वो बराबर है माइनस एफ बी के, ये विपरीत दिशा को दर्शा रहा है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप बता सकते हैं नेट बल कितना लगेगा, एफ नेट या एफ कुल F कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि परिमाण समान तथा विपरीत दिशा में, इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, दोनों उधर विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो नेट बल क्या हो गया, 0 हो गया। ये तो बात हो गई कुल बल की।
तो इस सिस्टम पे कुल बल तो क्या है, शून्य है। मतलब अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है, ध्यान से सुन लेना, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है तो उस पे लगने वाला कुल बल क्या होगा, शून्य होगा। बात आ गई क्या समझ में? चलिए अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। अब देखिए एक चीज है इसमें जिसकी वजह से हम ये टॉर्क पढ़ रहे हैं। आप कहोगे सर कुल बल तो शून्य हो गया, ठीक है, परंतु एफ ए और एफ बी की जो कार्य रेखा है या जिस रेखा के अनुदिश ये लग रहे हैं वो समान नहीं है भैया। एफ ए और एफ बी की रेखा, कार्य रेखा समान नहीं है। कार्य रेखा का मतलब इनके बीच की कार्य रेखा ये है, ठीक है। समान होने का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये एक रेखा ली मैंने, अब एफ बी तो इस दिशा में लग रहा होता और एफ ए इस दिशा में लग रहा होता, तो ये एक ही रेखा के अनुदिश होते, इनकी कार्य रेखा समान थी। परंतु एफ बी की कार्य रेखा तो ये है, एफ ए की कार्य रेखा ये है, तो दोनों की कार्य रेखा अलग अलग है कहीं ना कहीं, और ये कार्य रेखा अलग अलग है, इसी वजह से इसमें कौन सा बल इस्तेमाल होगा, बलागुण, टॉर्क। बात आई क्या समझ में? कार्य रेखा इन दोनों की समान कब होती, जब ये एक सीधी रेखा के अनुदिश दोनों विपरीत दिशा में लग रहे होते। परंतु इसकी कार्य रेखा ये है और इसकी कार्य रेखा ये है, इस वजह से बल आघूर्ण आएगा इसमें, टॉर्क। अब टॉर्क में क्या होता था, देखिए मान लो कोई वस्तु है या कोई झूला है, जिस झूले की हम बात कर रहे थे, मान लो इस झूले में इस तरह से 1 2 3 4 कुर्सियां हैं, 4 बच्चे बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति इधर से इसको इधर खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर से इधर खींच रहा है, तो क्या ये झूला घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों बल एक ही कार्य रेखा पर स्थित हैं। इनकी जो कार्य रेखा है वह क्या है, समान। कार्य रेखा का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्शन, क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन, तो इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, समान। अच्छा इसी की जगह अब मैं ये कर देता कि यह व्यक्ति तो इस तरफ इसको बल लगा रहा होता और यह व्यक्ति इस तरफ बल लगा रहा होता, अब दोनों की कार्य रेखा अलग अलग हो गई, इसकी कार्य रेखा ये है, इसकी ये है, तो अब ये घूम जाएगा। तो इसके अंदर दो चीजें समझने की है इंपॉर्टेंट, देखो बहुत कंफ्यूज कर देता है ये टॉपिक, और बोर्ड से ज्यादा कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसीलिए ध्यान से समझ लेना। जहां एक से ज्यादा नियम काम में आने लग जाए या एक से ज्यादा कंसेप्ट काम आने लग जाए वह इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। यहाँ एक से अधिक कंसेप्ट काम आ रहे हैं, एक तो 11th क्लास की मैकेनिक्स टॉर्क का काम आ रहा है, दूसरा आ रहा है विद्युत क्षेत्र 12th क्लास का काम। ऐसे टॉपिक जो होते हैं वो कंपटीशन वालों के फेवरेट टॉपिक होते हैं और उसका लेवल वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इनकी कार्य रेखा समान नहीं है तो ये झूला घूम जाएगा, परंतु कार्य रेखा समान होती तो नहीं घूमेगा। अब इसमें दो चीजें हैं बहुत ध्यान से समझने वाली, वो क्या है वो समझिए आप। इसमें मान लो 5 न्यूटन का बल इस तरफ लग रहा है, 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का इधर लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, ये इधर और ये इधर, तो कुल बल तो शून्य है इसमें, कुल बल तो क्या है, शून्य है। मतलब कुल बल शून्य होने का मतलब है कि ये जो चीज है ये स्थानांतरित नहीं होगी। मतलब स्थानांतरित का मतलब क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि आगे भाग जाएगा। मान लो यहां ज्यादा बल होता, यहां कम होता, तो हो सकता है ये आगे भाग जाता, ठीक है, ये आगे भाग जाता, स्थानांतरित हो जाता, एक जगह से दूसरी जगह चल जाता, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि नेट बल क्या है, शून्य, या कुल बल क्या है, शून्य, क्योंकि बल समान है और विपरीत दिशा में है, परंतु फिर भी घूमेगा। किसकी वजह से, बल आघूर्ण की वजह से, टॉर्क की वजह से, टाउ की वजह से, ठीक है। तो क्या होगा, ये इधर बल लगाएगा और ये बल उतना ही बल इधर लगाएगा, तो ये घूमने लग जाएगा पर आगे नहीं जाएगा, स्थानांतरण नहीं होगा, एक ही जगह पे एक ही अक्ष के चारों ओर घूमेगा, जो सेंटर ऑफ मास होता है उसी के चारों ओर घूमेगा। ये कहीं ना कहीं 11th क्लास का बेसिक है पूरा, जो कहीं ना कहीं मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझ लेना। साथ में 11th क्लास के नोट्स और किताब खोल के बैठ जाना और क्लियर हो जाएगा टॉपिक आपको, ठीक है। तो क्योंकि क्या चीज अलग थी, कार्य रेखा अलग थी भैया, कार्य रेखा। इन सबको मैं अभी सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज लगाऊंगा और इस चैप्टर के नोट्स में आपको टाइप्ड नोट दे दूंगा, टाइप किए हुए नोट्स दे दूंगा हिंदी में पूरे चैप्टर के। एक बार चैप्टर खत्म हो जाए इसके बाद पूरे चैप्टर के नोट्स
मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, इसमें आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए। तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि कुल बल तो शून्य है, जिस वजह से आगे तो नहीं जाएगी वस्तु, परंतु बल की जो कार्य रेखा है वह अलग अलग है, इस वजह से घूम जाएगी एक ही जगह पे, आगे तो नहीं जाएगी, घूम जाएगी। किसकी वजह से? बल आघूर्ण की वजह से। क्या कुछ ऐसी स्थिति यहां देखने को मिल रही है क्या? बिल्कुल। यहां क्या हो रहा है? एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, बल समान कार्य रेखा पे नहीं है, तो अब बल आपस में तो समान है, तो ना तो ये सिस्टम इधर जाएगा ना इधर जाएगा, पर बल लग भी रहा है, तो ये क्या होगा? यूं घूम जाएगा। समझ में आ रही बात? ये चीज है, ये चीज है, ये यूं घूम जाएगी, यूं, ठीक है। इसको मैं यूं खींचूं, अभी इधर भी बल लगा रहा हूं, उसी रेखा में इधर भी बल लगा रहा हूं, तो कुछ नहीं होगा, ये अपनी जगह रहेगा अगर बल समान है तो। और इधर वाला बल ज्यादा है तो इधर चल जाएगी, इधर वाला बल ज्यादा है तो इधर चल जाएगी, परंतु बल समान है तो कुछ नहीं होगा, नेट बल क्योंकि शून्य हो जाएगा। अब इसी में मैं बल की दिशा बदल दूं, इसकी कार्य रेखा तो यूं कर दूं और इसकी कार्य रेखा इधर वाले बल की यूं कर दूं, तो ये घूम जाएगा, ठीक है। अभी भी आगे तो नहीं जा रहा ना, क्यों? क्योंकि दोनों बल जो हैं वो तो समान है, नेट बल तो शून्य है, पर बल की रेखा बदलने की वजह से इसमें क्या उत्पन्न हो गया? टॉर्क, टाउ। समझ में आ गई बात? तो कहीं ना कहीं इसलिए ये टाउ बल आघूर्ण इस टॉपिक से जुड़ा है। पहली बात तो कि बल आघूर्ण इसमें क्यों आया? द्विध्रुव में जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ था। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एक समान विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है तो ये सारा कंसेप्ट फिर फेल हो जाएगा हमारा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है तो बल एक समान नहीं होगा, कहीं बल ज्यादा होगा कहीं कम होगा, फिर ये स्थानांतरित भी होगा, ठीक है। टॉर्क आएगा पर स्थानांतरित भी होगा, तो स्थिति बदल जाएगी, फिर लेवल चेंज हो जाएगा, उसमें फिर पूरा वेक्टर वगैरह अप्लाई करेंगे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है अभी, एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है तो फिर स्थिति बदल जाएगी। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? ठीक है। तो देखिए, कुछ बल जब इसकी रेखा इधर है तो ये घूमेगा, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? बल आघूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अगर दो समान व विपरीत बल हैं और एक ही क्रिया रेखा पर नहीं है तो क्या उत्पन्न होता है उसमें? तो वे जो हैं, जो द्रव्यमान का केंद्र होता है उसके चारों ओर घूर्णन करते हैं, ठीक है। वापस सुन लीजिए, अगर दो समान बल हैं, इनका परिमाण समान है, यहां से बताया मैंने एफ ए बराबर एफ बी, ठीक है, समान बल हैं, विपरीत दिशा में है, ठीक है, विपरीत दिशा में है, इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, और विपरीत क्रिया रेखा पे है, इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, तो क्या होगा? वे जो है द्रव्यमान के केंद्र के चारों ओर, द्रव्यमान का केंद्र ऐसे झूला था इसका बीच में, तो इसके चारों ओर ये घूमने घूर्णन करने लग जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान के केंद्र के चारों ओर घूर्णन करते हैं और जो बल आता है उसमें वो क्या आता है? टाउ, टॉर्क। समझ में आई क्या बात? टॉर्क आएगा इसमें। और टॉर्क आप जानते हैं क्या होता है? टॉर्क होता है बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। अब ये समझाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट आपको अलग से, पर टाउ कहीं ना कहीं ये होता है। समझ में आ गई क्या बात? चलिए अब देखो इस चित्र में, देखो इस चित्र में देखो, देखो ये सब चीजें जो हैं जो मैंने आपको समझाई है, ये मैं अभी सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंट वाइज आपको लिखवाऊंगा। अभी कुछ समझाना था कि इसमें टॉर्क आया कहां से, बल आघूर्ण आया क्यों, वो कंसेप्ट मैंने समझाया, क्योंकि इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन थी या बल जो क्रिया जो रेखा थी वो अलग अलग थी, ठीक है। तो इस वजह से बल इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो ये घूम जाएगा, ठीक है। अगर एक ही रेखा पे होते तो ये कहीं नहीं जाता, ना इधर जाता ना उधर जाता ना घूमता, ठीक है। परंतु बल जो है वो समान तो है, इस वजह से आगे तो नहीं जाएगा, परंतु क्रिया रेखा अलग अलग है इसलिए घूम जाएगा। और कौन सा बल उत्पन्न हो जाएगा? बल आघूर्ण, टॉर्क, टाउ। समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए इसमें कुछ चीजें होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉर्क जो होता है वो F इंटू लंबवत दूरी होती है, F इंटू लंबवत दूरी होती है। बहुत अच्छी बात है। अगर टॉर्क जो है वह F इंटू लंबवत दूरी होती है तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो इस आवेश पे टॉर्क अलग से निकाल सकता हूं और इस आवेश पे टॉर्क अलग से निकाल सकता हूं। मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, टॉर्क होता है बल, अब मान लो मेरे को टॉर्क ए पे निकालना है, सॉरी ये कौन सा पॉइंट है? ये बी है, ये बी पॉइंट है। मान लो बी पे मुझे टॉर्क निकालना है, बी पे मुझे अगर टॉर्क निकालना है तो फॉर्मूला लगाऊंगा बल। अब इस पे बल कितना लग रहा है? एफ बी,
इंटू लंबवत दूरी। अब ये लंबवत दूरी कौन सी होती है, ये बहुत समझने की जरूरत है हमें। देखो ध्यान से, लंबवत दूरी कौन सी होती है। देखो लंबवत दूरी जो होती है इसमें वह होती है बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा के मध्य जो लंबवत दूरी होती है वो। देखो ध्यान से, जैसे ये क्या है, 3D चीज है। 3D समझने के लिए मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ वो झूला समझ लिए जो मतलब मेरा हाथ वो झूला है जो यूं घूमेगा। या एक बार के लिए मैं कोई ऐसी चीज ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए एक कॉपी है मेरे पास, ये कॉपी है, ये कॉपी वो झूला है जो घूमेगा, ये कॉपी वो झूला है जो घूमेगा, इस अक्ष के सापेक्ष घूमेगा, इस अक्ष के सापेक्ष घूमेगा, ठीक है, इस अक्ष के सापेक्ष घूमेगा। तो अगर मान लो इस जगह पे अगर मैं बल लगा रहा हूं तो इस जगह से इस पेन तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है लंबवत दूरी है ये, ठीक है। अगर वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या मान लो, वृत्त है तो क्या मान लो, वृत्त की त्रिज्या। जैसे कोई पेचकस होता है, कोई पेज है, मान लो बोल्ट है कोई, उसको मैं किसी पेचकस से खोलता हूं तो मैं बल लगाता हूं यहां बल लगाता हूं F, ठीक है, तो ये घूमता है। तो ये जो दूरी होती है ये होती है लंबवत दूरी। आपने पढ़ा था कि लंबवत दूरी जितनी ज्यादा होगी, लंबवत दूरी जितनी ज्यादा होती है बल उतना ही कम लगाना पड़ता है, क्योंकि टॉर्क बढ़ जाता है। जो F जो है क्या होगा, लंबवत दूरी इधर चल जाएगी, तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगा भाई, आप पेज जो बोल्ट खोलते हो, एक तो बोर्ड छोटे होने की बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलो यहाँ देख लो, ये बोल्ट है मान लो, यहाँ पे मैंने एक पाना लगाया। अब अगर मैं इसको बिल्कुल पास से खोलने की कोशिश करूंगा तो बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसी वजह से इसकी बजाय यहाँ बल लगाऊंगा तो आसानी से घूम जाएगा, ठीक है। तो ये लंबवत दूरी है, ठीक है, जिस पे आप बल लगा रहे हो उससे जहां बल लगा रहे हो वहां की दूरी। बात आ गई क्या समझ में। चलिए, तो बल मैं कहाँ लगा रहा हूं, यहाँ पे। बल एक्चुअली मैं नहीं लगा रहा हूं, बल लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कहाँ लग रहा है, यहाँ। तो इसकी लंबवत दूरी देखो क्या होगी, यहां से होगी केंद्र से है ना, जहां बोल्ट है, तो यहां से होगी लंबवत दूरी ये वाली। मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखा है, और ये जो डाइपोल है इसके बीच में कोण है थीटा, इसके बीच में कोण कितना है, थीटा, ये 2a थी, ये मान लो यहाँ ये जो डाइपोल है इसके बीच में कोण है थीटा। अगर ये थीटा है तो कहीं ना कहीं ये भी थीटा होगा नहीं होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, ये थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, ठीक है। ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की रेखा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। इस दिशा में तो हो जाएगा a cos थीटा, क्योंकि ये a है यहाँ से यहाँ तक, और इस दिशा में हो जाएगा a sin थीटा। अगर ये a sin थीटा है तो ये भी कितना होगा, a sin थीटा, ठीक है। तो बेसिकली हमें तो चाहिए ये था ना, दूरी तो ये होगी, ठीक है। तो एक तो टॉर्क यहाँ लगेगा, एक टॉर्क लगेगा इस जगह पे, ठीक है, एक टॉर्क इस जगह पे लगेगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, इस दिशा में a cos थीटा और इस दिशा में ये a sin थीटा। तो बेसिकली लंबवत दूरी ये और ये हो गई। यहाँ तो हो जाएगा टाउ b, और यहाँ हो जाएगा टाउ a। समझ में आ गई बात। यहाँ टाउ a, यहाँ टाउ b, टॉर्क b पे टॉर्क, a पे टॉर्क। तो टाउ एट b कितना आएगा, एफ बी इंटू उनके मध्य लंबवत दूरी कितनी है, a sin थीटा। इसी प्रकार टाउ a कितना आएगा, एफ बी इंटू उनके मध्य लंबवत दूरी कितनी है, वही a sin थीटा। फिर आगे हम टोटल टॉर्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो मेन चीज है ये डायग्राम, मेन चीज क्या है, ये डायग्राम है। इसको पूरे को मैं इरेज कर रहा हूँ, ये मेरे को मेन बेसिकली डायग्राम समझाना था, और बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर डायग्राम मैं साइड में बनाऊंगा छोटा सा, उसको आपको देखना है। और ये जितने भी पॉइंट मैंने अभी आपको समझाए हैं ये मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख के थ्योरेटिकली समझा दूंगा, बट ये डायग्राम समझना जरूरी था, क्योंकि बड़ा डायग्राम मैं एक बार बना सकता हूँ पर इसको कहीं ना कहीं मुझे छोटा करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अब टॉपिक वगैरह हेडिंग वगैरह आप बैक लेके पॉज करके उतार लेना।
बुक में भी मिल जाएगी तो हेडिंग तो आपको। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा सिस्टमेटिकली काम होगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट को अभी जो हमने समझे उनको लिखेंगे और क्या होता है। तो देखिए हम बात कर रहे थे अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया टॉपिक का नाम था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए मैंने बताया कि भैया इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र बना लो। बोले ठीक है सर, बना लिया, ठीक है। इसमें एक जो है डाइपोल बना लो, विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, केंद्र दूरी ए ए, ये भी हमने कर लिया। बोले सर पूरी दूरी, बोले 2a, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दूरी हो गई 2a, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस बिंदु को मान लिया मैंने a और इस बिंदु को मान लिया मैंने b, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि भैया किसी आवेश पर अगर किसी आवेश को, अब मैं पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट नंबर का पॉइंट, इसको आप जो है साथ के साथ कॉपी करते जाइए, ठीक है। तो लिखिए कोई भी आवेश यदि विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, कोई भी आवेश यदि विद्युत क्षेत्र में होता है, बिल्कुल साधारण भाषा लिख रहा हूं मैं, कोई भी आवेश यदि विद्युत क्षेत्र में होता है, कोई भी आवेश यदि विद्युत क्षेत्र में होता है तो क्या होता है, तो उस पर जो बल लगता है, तो उस पर लगने वाला बल कैसे दर्शाते हैं, F बराबर QE द्वारा दर्शाया जाता है। समझ में आ गई क्या बात? पॉइंट को समझने के लिए एक चित्र बना लेना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, ठीक है, उसमें एक आवेश रख देना Q, और आप बता देना कि इस पे जो बल लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस आवेश पे बल लगेगा वह कितना होगा, F बराबर QE। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, इसको कॉपी कर लो, आप पॉइंट लिखो, साथ के साथ कॉपी कर लो पॉज करके, ठीक है। चित्र बना लेना, चित्र को मिटा रहा हूं अब मैं। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि मान लो अगर आवेश प्लस क्यू होगा, यदि आवेश धनात्मक होगा तो बल मतलब जो अभी आपने निकाला F, वह विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होगी। कहीं ना कहीं मैं वेक्टर रूप में लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, F वेक्टर किसके बराबर होगा, E वेक्टर के। क्या मैंने माइनस लगाया, क्या नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दिशा समान है, दिशा विपरीत होती तो माइनस लगाता ना, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट लिखते हैं, यदि आवेश ऋणात्मक होगा तो, अब भैया ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, यदि आवेश ऋणात्मक होगा तो बल या डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, F व E की दिशा विपरीत होगी। चलिए इसको भी डोनेट कर देते, मतलब इसको किस तरह से दर्शाएंगे हम, F वेक्टर बराबर माइनस E वेक्टर। अब यहाँ माइनस क्यों लगा दिया, माइनस क्यू की वजह से, ऋणात्मक है ना, आवेश माइनस क्यू है, तो F जो होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मान लो माइनस क्यू आवेश रखा है E इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो F जो उस पर लगेगा वो माइनस E के बराबर होगा। मतलब दोनों की दिशा क्या होगी, समान वेक्टर रूप में दर्शा के बताया मैंने आपको। समझ में आ गई क्या बात यहाँ पे? चलिए अब मैं इस प्लस क्यू पे बल निकालता हूं तो इस तरफ लगेगा एफ बी पे लगने वाला बल एफ बी, और क्यू पे लगने वाला बल क्या होगा, इस तरफ एफ ए, ठीक है। ये बिंदु ए पर लगने वाला बल है और यह बिंदु बी पर लगने वाले, मतलब जो आवेश रखा है बिंदु बी पर रखे आवेश पर बल एफ बी, बिंदु ए पर रखे आवेश पर बल एफ ए, ठीक है। और इनकी दिशा, इसकी दिशा तो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ और इसकी दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर। बात आ गई क्या समझ में? चलिए अब फोर्थ पॉइंट लिखता हूं मैं, ध्यान से समझिए आप। यदि कोई
द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, यदि कोई द्विध्रुव एक समान मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उस पर लगने वाला, और कहीं ना कहीं ये सब चीज किताब में मिलेगी, इस टॉपिक को समझ के किताब में पढ़ लेना पूरा, कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसी दो लाइन ऐसी मिलेगी जो इन सब बातों से मेल खाती होगी, बट उन्हीं बातों को हम सिस्टमेटिक वे से अरेंज कर रहे हैं ताकि समझने में समस्या ना हो, रिवीजन करें तो समस्या ना हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड के हिसाब से, फिर बोल रहा हूं मैं, पिछले लेक्चर में भी बोला था, यदि कोई द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उस पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है, कुल बल शून्य होता है, नेट फोर्स क्या होता है, शून्य होता है, एफ नेट क्या हो जाएगा, 0। अर्थात स्थानांतरण, अर्थात द्विध्रुव स्थानांतरित नहीं होता है, स्थानांतरित नहीं होता है। बात आ गई क्या समझ में? द्विध्रुव जो है वो स्थानांतरित नहीं होता है। चलिए 5th पॉइंट देख लो अब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस द्विध्रुव के लिए मैं कह सकता हूं कि इसमें एफ बी इस तरफ है, एफ ए इस तरफ है। क्या एफ बी और एफ ए इनका परिमाण समान होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों होगा वो अभी मैंने बताया था, दोबारा लिख देंगे। पहले पॉइंट्स लिख लो जो मेन चीज समझने वाली है, ठीक है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि भाई द्विध्रुव जो है वो स्थानांतरित नहीं होता है, मतलब उसका स्थान परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि उस पे लगने वाला जो कुल बल है वो क्या होता है, शून्य होता है। उस पे लगने वाला कुल बल क्या होता है, शून्य होता है। अच्छा, यहां पे अब इस चित्र में एफ ए व एफ बी की लाइन ऑफ एक्शन मतलब कार्य रेखा समान नहीं है। समझ में आ गई बात? चित्र में एफ ए व एफ बी की जो कार्य रेखा है वह समान नहीं है। पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए, पॉज करिए लेक्चर को और यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखवाता हूं मैं इसके। फटाफट नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया सबने नोट? चलिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं। तो चित्र में एफ ए व एफ बी की कार्य रेखा समान नहीं है। कार्य रेखा समान नहीं होने का मतलब समझ में आ गया ना भाई, एफ ए इस दिशा में लगता और एफ बी इस दिशा में, तब तो कार्य रेखा समान थी। बट एफ ए तो इधर लग रहा है और एफ बी इधर लग रहा है, तो ये तो इसकी कार्य रेखा ये है, इसकी ये है, तो इनकी कार्य रेखा समान नहीं है। और ये कार्य रेखा समान नहीं है, इसीलिए तो इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, बल आघूर्ण। और इसी वजह से हमें ये टॉपिक समझना पड़ रहा है। बल आघूर्ण होता ही नहीं तो ये टॉपिक ही नहीं समझते हम। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो यदि चित्र में एफ वे एफ बी की कार्य रेखा क्या है, समान नहीं है, अगर तो इसमें हम कह सकते हैं अतः मान लो दो जो है समान व विपरीत बल, मान लो अतः दो समान व विपरीत बल कौन कौन, एफ ए व एफ बी। अतः दो समान व विपरीत बल एफ ए व एफ बी किसमें नहीं है, एक ही क्रिया रेखा पर नहीं है। एक ही क्रिया रेखा पर नहीं है, ठीक है, एक ही क्रिया रेखा पर नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो जो है द्रव्यमान के केंद्र के चारों ओर घूर्णन करते हैं। अतः
ये बल द्रव्यमान के केंद्र के द्रव्यमान के केंद्र के सापेक्ष बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वस्तु क्या करने लगेगी, आघूर्ण, तो क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण। समझ में आ गई बात। चलिए, क्योंकि एफ ए और एफ बी की कार्य रेखा समान नहीं है, इस वजह से क्या उत्पन्न होगा, यहाँ पे बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है। अच्छा भाई, ये दो चीजें हैं इसमें, एफ ए दो समान व विपरीत बल, तो एफ ए और एफ बी समान है क्या? एफ ए कितना बताया मैंने बताया एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई। ठीक है, तो इसका परिमाण Q, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सब जगह समान है, समान है, समान है, तो एफ ए बराबर क्यू ई। एफ बी पे, अच्छा ये ए पे तो निकाल दिया क्यू ई, माइनस नहीं लिया है मैंने, ध्यान रखना। माइनस क्यों नहीं लिया है, क्योंकि परिमाण चाहिए हमें, और वैसे भी चार्ज तो एक अदिश राशि है, ठीक है, वो सिर्फ आवेश को दर्शाती है, उसका प्लस माइनस दिशा को नहीं दर्शाता है। दूसरी बात एफ बी क्या होगा, क्यू ई, इसका परिमाण क्यू, विद्युत क्षेत्र वो ई है, तो मैं कह सकता हूं एफ ए तो एफ बी के बराबर है, परंतु एफ बी की दिशा ये है, एफ ए की दिशा ये है, तो वेक्टर रूप में मैं अगर इसको लिखूंगा तो क्या आएगा कि वेक्टर एफ ए किसके बराबर होगा, माइनस वेक्टर एफ बी के। तो कह सकता हूं मैं कि दो समान व विपरीत बल हैं। क्यों है ये समझ में आ गया, यहां से इसको भी कॉपी कर लीजिए कहीं ना कहीं आप। समझ में आ गई बात आ गई है समझ में। चलिए अब देखिए, तो ये जो चीजें थी ये तो मैंने आपको अभी जो बताया था पॉइंट वाइज वो पूरा लिखवा दिया, यहाँ तक जितना भी मैंने वो पूरी आपको कहानी सुनाई थी, वो जो रामायण हमने कही थी वो पूरी की पूरी हमने पॉइंट के रूप में यहाँ लिख ली, 5 पॉइंट लिखे हैं इसके, और ये भी समझ में आ गया हमें। चलिए अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे टॉर्क होता क्या है। तो आपको पता है बल आघूर्ण, जिसको हम टॉर्क या टाउ से दर्शाते हैं। टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू लंबवत दूरी, एफ इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, अब ये लंबवत दूरी कहां पे आएगी, बल व घूर्णन अक्ष के मध्य होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है, बल व घूर्णन अक्ष के मध्य वाली दूरी। मतलब बल व घूर्णन अक्ष के मध्य का क्या मतलब है, कॉपी वाला एग्जाम्पल समझाया था, ये कॉपी है, ये वो झूला है जो ये घूम रहा है, ठीक है, ये कॉपी है और ये वो झूला है जो ये घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है इस तरह से, ठीक है, बल मैं इधर लगा रहा हूं इस तरफ, इसलिए ये यूं घूम रहा है, इस तरफ बल लगा रहा हूं इसलिए घूम रहा है। इसकी घूर्णन अक्ष कौन सी है, जो इसके द्रव्यमान के केंद्र से ये जो रेखा निकल रही है, इसके द्रव्यमान के केंद्र से ये जो रेखा निकल रही है, पेन मेरा क्या है, घूर्णन अक्ष है, बल कहाँ लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, लंबवत दूरी। घूर्णन अक्ष व बल के मध्य की दूरी, बल व घूर्णन अक्ष के मध्य वाली दूरी। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये बल आघूर्ण होता है एफ इंटू, अच्छा एफ क्या है, जो बल हमारा लगता है, जैसे यहाँ पे एफ बी लग रहा है, यहाँ पे एफ ए लग रहा है, और ये यूं घूमेगा, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो ये यूं घूमेगा, ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमेगा। ये इधर लगता, ये इधर लगता, तो उल्टा घूमता, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, क्योंकि टॉर्क जो है, टॉर्क वो भी तो एक सदिश राशि है, टॉर्क क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है वो कहाँ पे लगता है, बल की दिशा में, ठीक है, और परिमाण तो होता है एफ इंटू लंबवत दूरी, और दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, बल की दिशा में, बल यहाँ दो हैं तो दोनों बलों की दिशा देख के पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा है। इसके लिए हमारा जो है एक लेफ्ट हैंड सॉरी दक्षिणार्थ जो है राइट हैंड थंब रूल भी है, घुमाते हैं हम वस्तु को बल की दिशा में घुमाते हैं तो जो दिशा आती है वही क्या होती है, टॉर्क की दिशा होती है। चलिए ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए आप, इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं इसको।
हाँ, अब बात करते हैं चित्र की, जो हमने चित्र समझा था ना उसकी बात कर लेते हैं अब हम। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि भैया टॉर्क जो है, टाउ जो है वो होता है एफ इंटू डी, या लंबवत दूरी। यहाँ डी क्या है, लंबवत दूरी, किस किस के मध्य, बल व घूर्णन अक्ष के मध्य, लंबवत दूरी। ये सब 11वीं क्लास का टॉपिक है, और ये 11वीं का है, इसीलिए इतना जोर देना पड़ रहा है इस पे, क्योंकि मुझे पता है 11वीं में आप लोग कितने मजे करते हैं और कितना पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं कमी रखते हैं आप 11वीं में, कितना ही अच्छा आपको बताया जाए, लेकिन 11वीं क्लास में प्रेशर नहीं होता, इस वजह से आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से तब जोर यहाँ अब मुझे 12वीं क्लास में देना पड़ रहा है। फिर भी 11वीं क्लास की किताब और नोट्स खोल के दोबारा समझ लेना इसको। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे ए पे या बी पे, सॉरी बी पे जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा वो तो होगा टाउ बी, और ए पे जो बल आघूर्ण होगा वो होगा टाउ ए। समझ में आ गई बात, टाउ ए और टाउ बी। अच्छा भाई ठीक है, तो यहाँ टोटल जो होगा, या नेट बोल देता हूँ, टोटल जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा, टाउ ए प्लस टाउ बी। टाउ ए तो कितना होगा भाई, टाउ होगा। अच्छा ये प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे, ये भी सोचने वाली बात है। प्लस ही क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो इसको मैं इधर लगा रहा हूं घड़ी की दिशा में, इसको इधर लगा रहा हूं घड़ी की दिशा में, तो दोनों समान दिशा में है। इसको, इस पेन को यूं है, ये पेन इधर ले जा रहा हूं घड़ी की दिशा में, और इससे भी तो यूं ही ले जा रहा हूं घड़ी की दिशा में। मान लो इसको तो इधर ले जा रहा होता और इसको इधर ले जा रहा होता, तो या तो ये जाता नहीं अगर बल समान होते, और अगर बल समान नहीं होते तो जहां ज्यादा बल लगता उस दिशा में घूमता, या तो ये यूं घूमता या ये घूमता। समझ में आ रही है क्या बात। वापस देखो ये पेन है, यहाँ पे पड़ रखा है, यहाँ से पड़ रखा है, इस हाथ से तो मैं नीचे घड़ी की दिशा में लगा रहा हूँ, और इससे भी घड़ी की दिशा में लगा रहा हूँ, इसलिए तो घूम रहा है। अगर इससे घड़ी की दिशा में लगाता और इससे घड़ी की विपरीत दिशा में लगाता तो या तो ये जा ही नहीं पाता कहीं, और जाता तो वहां जाता जहां बल ज्यादा होता। ठीक है, परंतु यहाँ पे ये भी घड़ी की दिशा में जा रहा है, ये भी घड़ी की दिशा में जा रहा है, इसलिए दोनों बल समान है, इसलिए दोनों जुड़ेंगे, माइनस नहीं होंगे प्लस होंगे। ये समझ में आ गई बात। चलिए टाउ ए निकाल लेते हैं। क्या बताया टाउ ए का फॉर्मूला, बल ए पे बल कितना होगा भाई, एफ ए इंटू लंबवत दूरी डी मान लेता हूं मैं, प्लस टाउ बी भी कितना होगा, एफ बी इंटू लंबवत दूरी। समझ में आ गई क्या बात, एफ ए इंटू लंबवत दूरी और एफ बी इंटू लंबवत दूरी। अब एफ ए तो चलो हम क्यू ई से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, मेन चीज है ये दूरी क्या होगी, बस ये निकालना है, मेन इसमें जो समझने वाली बात है। तो मैंने आपको बताया कि भाई जैसे ये जो दूरी, ये जो चीज है, ये जो दूरी है, दूरी के घटक निकाल रहे हैं अब हम, लंबवत दूरी के घटक निकाल रहे हैं। क्या बताया मैंने, बल व घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष देखो इसमें ये होगी, ये पेन को मैं यूं रख दूं तो ये तो घूर्णन अक्ष, ये तो घूर्णन अक्ष, और बल ये रहा, तो इनके मध्य दूरी यही तो होगी। ठीक है, मान लो ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है इसको मैं ये बना देता हूँ, या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक रेखा निकल रही है, तो ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है यह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेखा है, विद्युत क्षेत्र की रेखा, उसके साथ थीटा कोण बना रहा है। ये डाइपोल विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा संगत कोणों से। ठीक है, अब ये जो दूरी है इसके दो घटक निकलेंगे, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। ठीक है, हमारी दूरी कौन सी है, ये वाली, हमारी लंबवत दूरी कौन सी है, ये वाली। इस चित्र को थोड़ा यहाँ बना देता हूँ मैं, देखो ये ए वाला पार्ट है ये, ठीक है, इसके साथ यहाँ एक थीटा कोण बन रहा है, तो इसके दो घटक हो जाएंगे, एक इधर एक इधर। ठीक है, इधर ए कॉस थीटा, इधर ए साइन थीटा, थीटा वाले के साथ कॉस बनता है, बस ये ध्यान रखने की बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो दूरी है, ये अगर ये ए साइन थीटा है तो ये भी कितना होगा, ए साइन थीटा ही होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होगा, ए साइन थीटा। समझ में आ गई क्या बात। तो मैं कह सकता हूं कि टाउ ए जो होगा, पहले टाउ ए निकाल लेते हैं, टाउ भी बाद में निकालेंगे। टाउ ए कितना होगा, टाउ ए होगा एफ ए, अच्छा एफ ए क्या होगा, एफ ए होगा क्यू इंटू ई। एफ कितना होगा, क्यू इंटू ई इंटू डी, डी कितना निकाला मैंने, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। और टाउ बी कितना होगा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई इंटू ए साइन थीटा ही होगा। ये भी क्यों होगा ये ए साइन थीटा, देखो अब इसकी बात कर लेते हैं। टाउ
ये बार बार मेरे से प्रॉब्लम हो रही है, बी वाले को ए और ए वाले को मैं बी बता रहा हूँ। देखो ये ए वाला समझ लो पहले, ए वाला कैसे आएगा, ये थीटा है, ठीक है, इसका एक घटक तो है इस दिशा में और एक घटक होगा इस दिशा में, ठीक है। एफ और इसके बीच की दूरी, किसके बीच की, जो आपकी एक्सिस है या अक्ष है, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी ये भी कितनी होगी, ये ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगी ए साइन थीटा। इसी प्रकार ये वाली दूरी भी कितनी निकाल ली, ए साइन थीटा, तो टाउ बी में भी ए साइन थीटा, इसमें भी ए साइन थीटा, और क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, तो सब कुछ समान है। ये क्या ये सब कुछ समान है क्या, बिल्कुल समान है, ठीक है। चलिए तो टी नेट या टी टाउ कुल टॉर्क, कुल टॉर्क या कुल बल आघूर्ण कितना होगा, Q इंटू ई ए साइन थीटा प्लस Q इंटू ई ए साइन थीटा। समझ में आ गई क्या बात, Q इंटू ई ए साइन थीटा प्लस Q इंटू ई ए साइन थीटा। तो ये क्या कह सकता हूं मैं, इसको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2QE ए साइन थीटा। क्या बन जाएगा, 2QE ए साइन थीटा, कुल टॉर्क, कुल बल आघूर्ण, ठीक है। इस डाइपोल पे निकाल लिया ना, इधर भी निकाल लिया टाउ बी, इधर भी निकाल लिया टाउ ए का मान ये रहा, टाउ बी का मान ये रहा, तो कुल टाउ टॉर्क कितना आ गया, 2QE ए साइन थीटा। चलिए अब देखिए, अब फिर से हमको थोड़ा सा ट्रिक करनी है, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन खेलना है, क्या कि कुल टॉर्क देखिए 2, या फिर इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ई को तो पहले लिख लेता हूँ 2, फिर क्यू को लिख लेता हूँ, फिर 2 को ए के साथ लिख देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसे पी बनाना होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई, क्यू इंटू 2a क्या होता है भाई, क्यू इंटू 2a होता है पी। बताया था आपको बल जो सॉरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, पी, ठीक है। पिछले लेक्चर में देखा जब हमने, तो मैं इधर लिख देता हूँ कि पी जो होता है वो होता है क्यू इंटू 2a, तो ये क्यू इंटू 2a की जगह पी आ गया और ये आ गया हमारा साइन थीटा। समझ में आ गई बात। अब ये जोड़ा क्यों था, ये भी आप कारण चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ए व एफ बी दोनों की दिशा ठीक है घड़ी की दिशा में है, या दक्षिणार्थ बोल सकते हैं आप, या घड़ी की दिशा बोल सकते हैं, दोनों की दिशा घड़ी की दिशा की ओर है, दिशा में है, या घड़ी की दिशा ना बोल के आप दक्षिणार्थ बोल सकते हैं कि दक्षिण में घूम रही है, दाएं हाथ सॉरी राइट हैंड साइड में घूम रही है, या वामार्थ बोलते हैं विपरीत दिशा में होता है, तो ठीक है। तो वो मेन चीज ये है कि भाई ये जुड़ क्यों रहे हैं, इसमें से इसको घटाया क्यों नहीं, क्योंकि दोनों ही एक ही दिशा में घूम रहे हैं इसलिए से। चलिए तो कुल टॉर्क क्या हो गया, ई पी साइन थीटा, इतना आ गया ई पी साइन थीटा। अच्छा भाई इसको वेक्टर में लिखना चाहें तो, तो देखो वेक्टर में अगर आप लिखना चाहते हो इसको, इस चीज को, तो सबसे पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा ये थीटा क्या था। तो थीटा मैंने क्या लिया था, ये इसके और इसके बीच में कहीं ना कहीं ये जो है P है हमारा, P है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे थीटा जो है वह क्या है, E व P के मध्य कोण है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य क्या है, कोण। तो आपको पता है ए बी साइन थीटा को हम क्या लिखते थे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर को ही तो ए बी साइन थीटा लिखते थे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसमें यहाँ पे हम कुल को क्या लिख सकते हैं, टाउ कुल को, क्योंकि जो टॉर्क है वह भी एक सदिश राशि है, तो इसको सदिश रूप में क्या लिख सकता हूं मैं, ई वेक्टर इंटू पी वेक्टर। क्या लिख सकता हूं, ई वेक्टर इंटू पी वेक्टर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, या फिर ऐसा करिए, इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि भाई ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर को हम ए बी साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो ई पी साइन थीटा को ई वेक्टर इंटू पी वेक्टर, ये पूरा वेक्टर वाला है, टेंशन मत लीजिए। अगला जो हमारा लेक्चर होगा
वह इस पार्ट के बाद वेक्टर पे ही होगा। अगला चैप्टर शुरू करने से पहले वेक्टर और इसके न्यूमेरिकल्स और नोट्स मैं इसके प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल हम बना रहे हैं या एक फेसबुक पेज डेवलप कर रहे हैं जिस पे आपको सारे नोट्स टाइम टू टाइम अवेलेबल होते जाएंगे। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो टाउ कुल आ गया, ये वेक्टर रूप में आ गया, ये तो आ गया अदिश रूप में, या इसकी बात करें परिमाण के रूप में, और ये आ गया सदिश रूप में, ठीक है। थीटा क्या है यहाँ पे, इन दोनों के मध्य का कोण, मतलब क्या है, इसका दिशा दर्शा रहा है एक तरह से कि P जो है वो E पे थीटा कोण पे झुका हुआ है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए पहले आप, फिर आगे देखते हैं हम। पॉज करके नोट कर लो, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि भाई ये जो थीटा के अलग अलग कोण होंगे, थीटा के जो अलग अलग कोण होंगे उससे क्या निकल के आएगा हमारे पास, थीटा के अलग अलग कोण की वजह से क्या निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा टाउ की तो आप जानते हैं F इंटू डी है, तो इकाई क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगी, F की तो न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर होगी यहाँ पे इसकी इकाई, ठीक है। तो वो आप बुक से लिख लीजिएगा, एक किताब में से पढ़ के। अब मेन चीज़ है विशेष स्थितियाँ दी हुई है इसमें, कुछ विशिष्ट स्थितियाँ या विशेष स्थितियाँ दी हुई है, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली स्थिति है कि भाई ये थीटा जो है अगर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो क्या होगा, थीटा अगर 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो तो क्या होगा। तो देखो कुल टॉर्क जो हमने निकाला टाउ, वो क्या निकाला, पी ई या ई पी साइन थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है यहाँ पे, पी और ई के मध्य कोण। अब 0 डिग्री पे आपको पता है साइन का मान न्यूनतम होता है, 90 पे अधिकतम होता है, 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है। तो अगर साइन थीटा 0 है, साइन थीटा 0 है तो टाउ जो होगा, टाउ का जो मान होगा वो बिल्कुल न्यूनतम होगा। थीटा व 180 पर टाउ का मान न्यूनतम होगा, ठीक है भाई, न्यूनतम तो होगा। स्थिति कैसी होगी इसकी, तो स्थिति हम देख लेते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, स्थिति हम देख लेते हैं इसकी। अच्छा इसमें मैंने एक दूसरे डिवाइस का यूज किया है साउंड रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप लोगों को साउंड का कैसा रहा, साउंड तो सही आ रही है ना, आवाज़ में पहले से ज़्यादा बेटर है या पहले से क्वालिटी कम हो गई है या क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वालिटी कैसी है साउंड की, ठीक है। चलिए तो टाउ का मान क्या होगा, न्यूनतम, क्योंकि 0 और 180 डिग्री पे क्या होता है, न्यूनतम होता है। अच्छा इसकी जो अवस्था होगी वो साम अवस्था होगी, इक्विलिब्रियम होगा, ये साम अवस्था होगी इसकी, क्या होगी, साम अवस्था होगी, साम्य अवस्था या साम्य अवस्था होगी। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, जैसा है वैसा ही, यूं है तो यूं ही पड़ा हुआ है बस, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ना घूम रहा है ना स्थानांतरित हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। समझ में आ गई क्या बात, वह क्या होती है, साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था दो प्रकार की होती है, देखिए साम्य अवस्था दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी और एक अस्थायी, एक तो स्थायी और एक अस्थायी, ठीक है। ये सब चीजें किताब में मिलेगी आपको तरीके से, तो इसको पढ़ना जरूर बुक से। स्थायी का मतलब, स्थायी का मतलब तो ये है कि भाई जैसे मान लो इस तरह से साम्य अवस्था में है, अब हल्का सा मैं मान लो इस पे यूं बल लगा भी दूं तो ये वापस यूं आ जाएगा, इस पे मैं बल लगा भी दूं तो ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो यह तो होती है स्थायी अवस्था कि आप थोड़ा बहुत बल लगा भी रहे हो तो इसमें मूवमेंट होगा, पर जैसे ही बल हटाओगे वापस यहाँ आ जाएगा, तो यह तो होती है स्थायी अवस्था। तो जब 0 डिग्री का कोण होता है तो स्थायी साम अवस्था होती है, ठीक है। और अस्थायी साम अवस्था क्या होती है कि मैंने बल लगाया, अब जितना लगाया ये वहीं रह गया, ये वापस आया ही नहीं, यह वापस आया ही नहीं, ये वहीं रह गया, ठीक है। तो यह क्या होती है, अस्थायी साम अवस्था। समझ में आ गई बात। चलिए और सेकंड नंबर पे अधिकतम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90, थीटा कितना होगा 90, तो टाउ का मान क्या होगा, अधिकतम,
टाउ का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। समझ में आ गई बात, इसमें तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है कि भाई टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अच्छा एक चीज कंफर्म कर लेना, ये बुक में छोटे पी से ही दर्शाया हुआ है ना, इसको मेरे ख्याल से छोटे पी से ही दर्शाया है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। जी बिल्कुल छोटे पी से ही दर्शाया है ये, तो ये ध्यान रखना छोटे पी से ही दर्शाना है आपको। कुछ किताबों में बड़े पी से भी दर्शा देते हैं। पी ई और अगर थीटा का मान 90 रखूंगा तो साइन 90, और 90 का मान कितना होता है 1, तो ये पी अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा, अधिकतम मान होगा ये थीटा बराबर 90 पे टाउ का। ठीक है, तो भैया आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो गया है, डेरिवेटिव पार्ट पूरा हो गया है। कोई भी समस्या है किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ के डेरिवेशन में, मुझे बताइए, मैं यहाँ पे दोबारा उसको समझा दूंगा। किसी डायग्राम में समस्या है, किसी पॉइंट में समस्या है, किसी चीज़ का कारण पता नहीं लगा पाए हैं, या मेरे द्वारा बताई गई कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में मेरे को बताइए, मैं जरूर आपकी समस्या का समाधान करूँगा। अब हमारी बात आती है न्यूमेरिकल्स की, तो अब समय आ गया है कि हम न्यूमेरिकल्स करें। इसके न्यूमेरिकल्स के लिए पहले हम करेंगे वेक्टर वाला चैप्टर, क्योंकि वेक्टर का चैप्टर कर लेंगे तो न्यूमेरिकल में हमें दिक्कत नहीं आएगी, वरना बार बार अटकोगे कि वेक्टर है वेक्टर है, वेक्टर तो आता ही नहीं है, वेक्टर तो याद ही नहीं है। तो पहले वेक्टर की कहानी खत्म कर देते हैं हम, तो न्यूमेरिकल बड़े मजे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या रहेगा, अगला टॉपिक मैं वेक्टर पे बनाऊंगा, और हो सकता है वेक्टर के साथ साथ, वेक्टर तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ अगले वाले चैप्टर का भी शुरुआत हो जाए, और अगले वाले चैप्टर जो है गॉस वाला जो नियम है उसकी मैं आपको जो है उसका जो है उसका भी मैं आपको बता पाऊँ। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको देखनी है कि मैं इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आप डिस्क्रिप्शन देखना, वहाँ मैं बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक डाल दूंगा। उस लिंक पे जाके इस टॉपिक में से या इससे पहले वाले जितने टॉपिक है सब में से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपको बनाने हैं और उसको हल करके मुझे बताना है। उसमें कोई समस्या आती है तो क्वेश्चन मुझे बताना है आपको। समझ में आ गई बात? चलिए, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आज का, कम से कम 1 घंटे 40 मिनट या 50 मिनट का हो गया है, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट अलग दूंगा, सेकंड पार्ट अलग दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब अगली बार हम मिलेंगे, वेक्टर का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।